एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर और इस चैप्टर पर ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। मुझे पता है मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि वो लास्ट लेक्चर रहने वाला है, बट मुझे नहीं पता, मैंने पूरा चैप्टर एक साथ रिकॉर्ड किया था, बट जब मैं रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ एडिटिंग के लिए तब मुझे पता चलता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड आधा हुआ ही नहीं है, यानी कि लास्ट पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इस वजह से वो जितना पार्ट रिकॉर्ड हुआ था मैंने उतना पार्ट आपको दिया, क्योंकि वीडियो तो देना ही था, तो मैंने उतना पार्ट जितना रिकॉर्ड हुआ था उतना आप तक पहुंचा दिया है। बाकी का जो चैप्टर बचा है उसे हम लोग आज कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी एज पर योर कमेंट्स कि मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूं और उसमें भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर मैं पूरी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट जो कवर किया था मैं आपको वो बता देती हूँ, वो हम लोगों ने कवर किया था लैंड डिग्रेडेशन का। क्या? लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, वो टॉपिक के साथ जो है मैंने वो वीडियो खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और रिसोर्स के बारे में लैंड के बाद, और वो है हमारा सॉइल रिसोर्स, यानी कि सॉइल एज अ रिसोर्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें लैंड हमने देख लिया था। अब लैंड और सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको वैसे तो बता दिया है, लेकिन एक बार दोबारा बता देती हूँ। लैंड का मतलब वर्ल्ड का वो पार्ट जो कि वाटर से कवर नहीं है, उसे हम लैंड बोलेंगे। और सॉइल जो होता है वो लैंड का टॉप मोस्ट पार्ट, जिसमें प्लांट ग्रोइंग होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सारी चीज़ क्या होती है उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी तरीके के मैटर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगी, वो टॉप मोस्ट लेयर जो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी सॉइल। उस सॉइल को जो है बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। कितना? मिलियंस ऑफ ईयर, कुछ सेंटीमीटर। ये टॉप मोस्ट लेयर आप मान के चलिए, ये टॉप मोस्ट लेयर आपको दिख रही है, इस टॉप मोस्ट लेयर के कुछ सेंटीमीटर बनने में ही कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या? मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अब मैं अगर ये मान के चलूं कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन इसे बनने में जब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कंजर्वेशन भी होना चाहिए। इसके कंजर्वेशन के लिए एक अलग से पूरा टॉपिक दिया हुआ है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी सॉइल के बाकी सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों के बुक्स में ये एक डायग्राम दिया हुआ है सॉइल को लेकर। सॉइल की डिफरेंट लेयर दी हुई है, जिसमें पहली जो है वो है अनवेदर्ड पेरेंट या फिर बेड रॉक, जो कि सॉइल की फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे जो है हमें सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या पता चलती है, इसी से पता चलती हैं। यहाँ पर ऊपर वाले ये इस पार्ट में जो है लेयर में ये ही रॉक मटेरियल जो है वेदर्ड फॉर्म में, यानी कि टूटी हुई फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पर सब सॉइल आ जाती है नेक्स्ट पर, एंड उससे ऊपर टॉप सॉइल जो कि ग्रोइंग पार्ट होता है, प्लांट का ग्रोइंग पार्ट, जिसपे प्लांट ग्रो करता है, वाकई जिसमें जो है इतनी पावर होती है कि उस पर प्लांट ग्रो कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें टॉप सॉइल पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है ना? तो ये जो पूरा का पूरा आपका डायग्राम है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसको डिफरेंट लेयर्स पे जो हम सॉइल को बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अब अगर मैं सॉइल की फॉर्मेशन की बात कर लूं कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है, हमने ये तो देख लिया कि सॉइल को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ये बनती बिगड़ती रहती है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर बनने में से बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेरेंट रॉक होती है, पेरेंट रॉक, ठीक है ना, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, रिलीफ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है सॉइल की फॉर्मेशन को जो है किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती हैं, और इन सारी चीज़ों पर जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बिहाफ पर
क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें जो है वो सॉइल की अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। किसी से टेक्सचर पता चल रहा है, किसी से कलर पता चल रहा है, किसी से हमें उसका इन्फिल्ट्रेशन का पावर पता चल रही है कि उसका इन्फिल्ट्रेशन कैसा है, वहाँ पर ह्यूमस कैसा है, वो हमें क्लाइमेट से पता चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉइल को फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया में जो है वो डिफरेंट तरीके की सॉइल्स पाई जाती हैं, जिनका क्लासिफिकेशन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। अब हमें वही क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है कि इंडिया में किस किस तरीके की सॉइल्स जो है वो पाई जाती हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग इंडिया में सॉइल्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, जब मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और जब मैं किसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, उसके कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, तो वो मुझे चीज़ कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाती है और चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मैं उसे भूलूंगी नहीं। मेरे साथ ये होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो मुझे आप लोगों के लिए ये मेथड अच्छा लगा, तो मैंने जो है सारे क्लासिफिकेशन जो थे सॉइल के, मैंने उन्हें कुछ टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और जो मैंने अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स बनाए हैं, यहाँ पर सॉइल का नेम है, उसके बाद उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, उसके बाद किस किस एरिया में वो मिलती है, उस पर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स ग्रो होती हैं, और उसकी अगर कोई स्पेशलिटी बचती है, कोई एक आध पॉइंट बच जाता है, तो वो जो है यहाँ पर मैं एक अलग कॉलम में लिख रही हूँ। आपको पहले ही मैं बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों से सीधा 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आप लोगों से सीधा सीधा 5 मार्क्स में क्वेश्चन सॉइल्स के क्लासिफिकेशन को लेकर पूछा जा सकता है। व्हाट इज सॉइल एंड क्लासिफाई द सॉइल इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में भी बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर से इकलौता मैप जो है वो आपका इसी टॉपिक पर आएगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पर मिलती है। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी दे सकते हैं और लोकेट या लेबल करने के लिए भी दे सकते हैं। तो दोनों ही केस में आपको रेडी रहना है। पहला है एलिवियल सॉइल। क्या है? एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? एलिवियम से होता है। किससे? एलिवियम, यानी कि जो कण होते हैं, जो निक्षेपण होता है ना, उससे होता है। इसका हुआ किससे फॉर्मेशन? डिपॉजिटेड बाय हिमालयन रिवर सिस्टम। किससे? हिमालयन रिवर सिस्टम। आप लोगों ने क्लास 9th में ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा हुआ था, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था। अब हिमालय, ये देखिए, मान लीजिए ये है हिमालयाज, ठीक है, ये है माउंटेन्स। अब इन माउंटेन से नदियां निकल के आ रही हैं, और नदियां जो है वो अपने साथ कुछ कण लेके आ रही हैं, कुछ मिट्टी लेके आ रही हैं, कुछ पत्थर लेके आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है वो अपने साथ बहाकर लेके आती हैं। और बहाकर जब नीचे लेकर आती हैं, तो वो नीचे यहाँ जो है नीचे प्लेन एरिया में उसको क्या कर देती हैं? डिपॉजिट कर देती हैं। और जो एलिवियल सॉइल है वो इसी डिपॉजिशन का रिजल्ट है। ये जो डिपॉजिशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे नर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं, जब मैं आपको मैप में दिखाऊंगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जो नर्दर्न प्लेन्स होते हैं हमारे, वो पूरे के पूरे किससे बने हुए हैं? वो पूरे के पूरे एलिवियल सॉइल से बने हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में कुछ, राजस्थान और गुजरात का नैरो कॉरिडोर है जहां पर आपको एलिवियल सॉइल देखने को मिलेगी। और इसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? एलिवियल सॉइल देखने को मिलेगी। आप लोग कहोगे कि मैम चलिए इन एरिया में मान लिया कि डिपोजिशन हुआ था हिमालयन रिवर सिस्टम से, तो वहां पर देखने को मिल रही है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया में हमें क्यों देखने को मिल रही है? तो इनके अलावा देखिए, इन नदियों के अलावा महानदी, कृष्णा और गोदावरी और कावेरी, ये चार नदियां जो हैं जब इधर बे ऑफ बंगाल की साइड बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो ये सारी नदियां जो है गिरने से पहले कोस्टल एरिया पे क्या बनाती हैं? डेल्टास का निर्माण करती हैं, डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर जो है एलिवियल सॉइल का फॉर्मेशन, डेल्टास पर जब है डिपोजिशन होता है, तो यहाँ पर जो है एलिवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है इन नदियों की वजह से। समझ में आया? तो ईस्टर्न कोस्टल एरिया का भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। और ऊपर जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर क्या करती हैं? वो नर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करती हैं। नर्दर्न प्लेन मोस्टली जो है वो हमारा एलिवियल सॉइल से बना हुआ है। अब देखिए, एलिवियल सॉइल के जो ग्रेन्स होते हैं ना,
वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कहीं आपको छोटे देखने को मिलेंगे, कहीं आपको बड़े देखने को मिलेंगे। जो छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं ना, उन्हें अलग अलग जगह पर उस एरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने तराई रीजन सुना होगा, तराई रीजन से पहले एक भाबर रीजन भी होता है। भाबर होता है जहां पर मोटे मोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से नदी दिखना बंद हो जाती है। तो नदी जो है वो उनके नीचे से बहती है, इसीलिए उसे भाबर प्रदेश कहते हैं। अगर वहीं से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर होगा तराई प्रदेश, जहां से नदियां दोबारा दिखने लगती हैं, और वो एक मार्शी लैंड होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय के फुट हिल्स हैं उससे हम लोग बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, इसके अलावा द्वार्स को आप देख लीजिए। द्वार्स वाला जो पार्ट होता है, द्वार्स को भी एक ऐसा ही लैंड होता है, लेकिन डिफरेंट जगहों पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे द्वार्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज के जो फुट हिल होते हैं ना, उन्हें ईस्टर्न हिमालयाज के जो फुट हिल्स होते हैं उन्हें द्वार्स के नाम से जाना जाता है। और इधर मैं चोस की बात करूं तो वो क्या है, पंजाब शिवालिक वाला जो रीजन है ना, उसके जो फुट हिल्स हैं उन्हें जो है चोस कहा जाता है। तो डिफरेंट जगहों पर इन्हें, जहां पर ग्रैन्यूल्स छोटे होते हैं, वहां पर इन्हें जो है इन नामों से जाना जाता है। क्लियर है। और कहीं कहीं पर आप थोड़ा ऊपर स्लोपी एरिया पर जाएंगे तो वहां आपको जो है मिट्टी कैसी देखने को मिलेगी, वहां बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, या फिर आपको काफी कोर्स और खुरदुरी मिट्टी देखने को ऊपर मिलेगी, क्योंकि जो सॉफ्ट और छोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो सारे रनिंग वाटर के साथ नीचे आ चुके हैं। क्लियर है यहां तक सारी चीजें आप सभी लोगों को। चलिए, अब हमने बात कर ली यहाँ पर ग्रेन्स के साइज के अकॉर्डिंग कि छोटे बड़े होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज को लेकर। मिट्टी की भी एज होती है, ऑफ कोर्स एज होती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, खादर और बांगर। क्या, खादर और बांगर। देखिए, मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है। अब इस नदी के पास यानी कि रिवर बैंक के पास जो भी डिपोजिशन होगा, किसका, मिट्टी का जो भी डिपोजिशन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर। जैसे कि बाढ़ आई और नदी ने जो है अपना एरिया स्प्रेड कर लिया और वो यहाँ तक बहने लगी, जब ठीक हो गया सारी चीजें तो नदी फिर से अपने उस पर आ गई, तो यहाँ जो मिट्टी डिपॉजिट हो गई रिवर बैंक के पास, वो होगी न्यू एल्यूवियल सॉइल, जिसे हम लोग खादर कहते हैं। और वहीं रिवर बैंक से दूरी पर कौन सी सॉइल होती है, बांगर सॉइल का डिपोजिशन होता है। देखिए, खादर सॉइल जो है उसमें जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कंकर के नोड्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी महीन होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू बांगर सॉइल। बांगर सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्टाइल होती ही नहीं है, काफ़ी फर्टाइल होती है, बट कंपैरिजन की बात है कि खादर ज़्यादा है और बांगर कम है, क्योंकि बांगर में ग्रैन्यूल्स काफ़ी बड़े मोटे देखने को मिलते हैं, कंकड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये कम फर्टाइल रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लाइम है, फॉस्फोरिक एसिड है, पोटाश है, इन सब की जो मात्रा है, जो मटेरियल है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉइल में कंटेंट काफ़ी होता है, जिस वजह से ये सॉइल जो है शुगर केन, पैडी, व्हीट, पल्सेस, इन सारी क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। ये सारी क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर बहुत ईजिली ग्रो की जा सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। अब मैंने आपको हर एक पॉइंट जो है वो बहुत क्लियरली समझा दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैप के ऊपर कि एल्यूवियल सॉइल आपको मैप पर कहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, एल्यूवियल सॉइल यही मैप है सिंगल, जो कि मैं कितने भी स्टार लगा दूं ना इस मैप के ऊपर उतने कम है, मतलब इतना मेजर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। मतलब एक ना एक चीज़ तो आपसे इसे ज़रूर पूछी जाएगी, एक ना एक सॉइल तो आपसे 100% जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। तो देखिए, एल्यूवियल सॉइल की हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए ये जो नर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है, इसी को आप लोग उत्तर का मैदान कहते हैं ना, ये वाला जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ देखिए राजस्थान का कुछ नैरो पार्ट और इसी तरीके से कुछ गुजरात का नैरो पार्ट आपको जो है एल्यूवियल सॉइल से कवर मिलेगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट वाला पूरा पार्ट जो है वो एल्यूवियल सॉइल से कवर है। मैंने आपको दोनों के रीजन बता दिए हैं कि यहाँ पर वो सॉइल क्यों मिलती है, तो आपको अब इनकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ऊपर हिमालयन रिवर्स और नीचे जो है बाकी की जो रिवर्स हैं, सदर्न रिवर्स जो हैं, कृष्णा है, गोदावरी है,
और महानदी है, कावेरी है, इन सारी रिवर्स के डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से ये जो सॉइल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें आप सभी लोगों को? एलुवियल सॉइल समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, जो कि रहने वाली है नेक्स्ट सॉइल हमारी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल है, या फिर मैं कहूँ फर्टाइल भी एलुवियल सॉइल के बाद जो मानी जाती है वो ब्लैक सॉइल मानी जाती है। ब्लैक सॉइल की क्वालिटीज, सबसे पहले क्वालिटीज से पहले बात कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। क्या? रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर सॉइल क्यों कहा जाता है? इसका भी रीजन ये है कि रेगुर का मतलब होता है ओवरफ्लो। क्या होता है? ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो से मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लैक सॉइल जिस जगह पर मिलती है, यानी कि जो डक्कन ट्रैप वाला एरिया है, डक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, वो किससे बना है? वो वोल्केनिक इरप्शन यानी कि लावा के ओवरफ्लो से बना है। इस वजह से इस सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। इस सॉइल पर कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो होती है। कॉटन के लिए ये सॉइल आइडियल मानी जाती है, इसलिए इस सॉइल को कॉटन ग्रोइंग सॉइल भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं इस सॉइल की, तो पेरेंट रॉक मटेरियल और इसके साथ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डेक्कन प्लेट्यू की, उस वजह से वहां पर ये सॉइल देखने को मिलती है। कौन सा एरिया है मैं आपको बता देती हूं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। छत्तीसगढ़ प्लेट्यू उसी का पार्ट है ना डक्कन प्लेट्यू का। तो इस पूरे पार्ट में, इन सारे प्लेट्यू रीजन में क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ब्लैक सॉइल ना काफी ज्यादा फाइन क्ले मटेरियल उसमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फाइन क्ले मटेरियल। क्ले मटेरियल से क्या फायदा हुआ? क्ले मटेरियल से फायदा ये हुआ कि इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने अगर क्ले मिट्टी देखी हो, कभी आप लोग खेले हो क्ले मिट्टी से, तो आप उसमें पानी डाल के देखिएगा और फिर काफी टाइम बाद जब आप उसे ऐसे तोड़ेंगे ना बीच में से, तो आपको उसमें फिर भी मॉइस्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब बहुत ज़्यादा वेदर ड्राई होता है, वेदर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो इसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, इस मिट्टी में क्रैक पड़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एरेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, यानी कि एयर बहुत अच्छे से पास होती है सॉइल में से, और इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा होता है। पानी जो है अंदर तक मिट्टी में चला जाता है। इसके अलावा जैसे ही मतलब इससे वेट हुई नहीं ये मिट्टी, इस मिट्टी को गीला किया नहीं और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। इतनी चिपचिपी कि इस पर एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाता है, खेती मुश्किल हो जाती है। इस वजह से जब पहली बारिश की बौछार पड़ती है, मानसून की बौछार पड़ती है, उसी के साथ जो है वहाँ पर खेतों में जुताई का काम जो है वो शुरू हो जाता है और खेतों को जोत दिया जाता है, क्योंकि बाद में ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि मॉनसून के साथ जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन क्रॉप्स को क्या कहा जाता है जो बारिश के साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए, बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा ये जो ब्लैक सॉइल होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो इस सॉइल में कम देखने को मिलता है, और ये सारे कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है सॉइल। क्लियर है सारे पॉइंट? फॉर्मेशन से लेकर नाम तक, क्रॉप तक, कहाँ मिलती है, और इसकी कुछ जो स्पेशलिटी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलते हैं हम लोग इसके मैप की तरफ। मैप की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जैसा कि मैंने आपको कहा था, डक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में। देखिए ये जो पैचेस बने हुए हैं ना, देखिए ये छोटा पैच, ये छोटा पैच, ये वाले पैचेस, इन पैचेस को भूल जाइए। ये छोटे छोटे पैचेस आपसे कोई नहीं पूछेगा। देखिए छत्तीसगढ़ वाला प्लेट्यू है, ये आप ध्यान रख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी का पार्ट ये देखिए, ये पूरा डक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है, ये आप छोड़ दीजिए इस पार्ट को, एक्सेप्शन। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये आपको किससे देखने को मिलेगा? ब्लैक सॉइल से कवर आपको मिलेगा। ब्लैक सॉइल देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वेस्ट साइड में, ईस्टर्न साइड में नहीं है, वेस्ट साइड में नर्दर्न वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, वेस्ट साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आपको जो है क्या देखने को मिलती है? ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल के बारे में, जो कि इंडिया में देखने को मिलती है। दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। लाल और पीली मृदा, ऐसी भी कोई मृदा होती है क्या? जी बिल्कुल होती है।
रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर मैं बात करूं तो रेड एंड येलो सॉइल का जो फॉर्मेशन है ना वो किससे होता है? आप लोगों ने प्राइमरी रॉक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक जो बोलते हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स। वो जो इग्नियस रॉक होती हैं जब वो टूट जाती है क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं बाद में, तो वो क्रिस्टल फॉर्मेट में जब आ जाती है तो उनके ऊपर क्या होता है? रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। क्या होता है? उस एरिया में रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसका रेड और येलो कलर होता कैसे है? तो अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो जब इन्हीं क्रिस्टल का डिफ्यूजन होता है आयरन में, डिफ्यूजन इन आयरन, तब जो है ऐसी सॉइल का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। वहीं येलो की अगर मैं बात करूं तो ये सॉइल जब बहुत हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि इसमें भरपूर मात्रा में पानी देखने को मिलता है, तो ये सॉइल क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है। तो इसे हम इसलिए इनके कलर के हिसाब से इसे क्या बोला जाता है? रेड एंड येलो सॉइल बोला जाता है। क्लियर है? आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया, कलर्स की स्पेशलिटी मैंने आप लोगों को बता दी। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। अब ये क्या बवाल है? सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, मतलब गंगा प्लेन का नर्दर्न प्लेन्स जो हैं, गंगा का मैदान उसी को बोलते हैं, नर्दर्न प्लेन जो है उसका मिडिल पार्ट और उसका साउथ वाला पार्ट, वहां पर क्या देखने को मिलती है? हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मैंने रेड और येलो कलर का बता दिया कि रेड एंड येलो कलर इसका क्यों होता है। यहाँ की अगर मैं क्रॉप्स की बात करूँ तो कोई मेजर क्रॉप इसकी नहीं है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप पॉइंट्स लिख रहे होते हैं तो कई बार ऊपर नीचे पॉइंट्स हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग इसे मैप पर देख लेते हैं। देखिए काफ़ी सारे एरिया में जो है वो हमें क्या देखने को मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। आप देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरा ईस्टर्न पार्ट देख लीजिए पहले तो आप, ये पूरे पार्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है? रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये देखिए, ये है नर्दर्न प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन ये रहा, और गंगा प्लेन का सदर्न पार्ट ये देखिए, ये सदर्न पार्ट किससे कवर है? रेड एंड येलो सॉइल से कवर है। और उसके बाद आप लोग इधर आ जाइए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है यहाँ पर, ये पूरा एरिया, और उसके बाद ये सदर्न पार्ट जो है, इस सदर्न पार्ट में पूरे ने क्या कवर किया हुआ है? रेड एंड येलो सॉइल से ये पूरा पार्ट जो है वो कवर्ड है। क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने इसका फॉर्मेशन बता दिया। इग्नियस रॉक के जो क्रिस्टल होते हैं उस पर जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि है हमारा नेक्स्ट सॉइल, दैट इज लेटराइट सॉइल। क्या? लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल की अगर मैं बात करूँ ना तो ये मतलब अनोखी सॉइल से बोलते हैं, अनोखी सॉइल है। लेटराइट का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, सॉरी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो क्या है? लेटर। लेटर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रिक। इसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक आपने देखा है ब्रिक कैसी होती है? काफी खुरदुरी होती है ना ब्रिक। ईंट छू के देखिए कभी? ऑब्वियसली देखी होगी। तो ब्रिक जो है वो खुरदुरी होती है। वैसे ही लेटराइट सॉइल का टेक्सचर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ खुरदुरा खुरदुरा टेक्सचर होता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाला एरिया होता है, वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब इससे होता क्या है हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर से? देखिए जब हैवी रेनफॉल होता है तो लीचिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो सॉइल के ऊपर काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है सॉइल के अंदर, वो सारा पानी में घुल के बर्बाद हो जाता है। और सारे जो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। जब सॉइल के यूजफुल जो चीज़ें हैं वो मिट्टी में मतलब पानी के साथ घुल के वो पूरी बर्बाद हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर की मैं बात करूं तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो ह्यूमस है वो वहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमस क्रिएट करते हैं वो जो है इस हाई टेम्परेचर की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते। इस वजह से इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लो रहता है इस मिट्टी में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप इस मिट्टी में खेती नहीं कर सकते या फिर क्रॉप्स नहीं उगा सकते।
बेशक उगा सकते हैं, बट मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों का आपको यूज़ करना पड़ेगा, मिट्टी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो कहीं जाके जो है खेती के लिए लायक बनती है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एमपी एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। उड़ीसा और असम का हिली एरिया, उसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और एमपी, यहाँ पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलती है, लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। जब मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसे मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स के थ्रू खेती की जा सकती है, तो यहाँ पर जो है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले एरिया में टी, कॉफ़ी और कैश्यू की खेती जो है वो की जाती है। क्या की जाती है? इन सब चीज़ों की खेती की जाती है। ठीक है, अब चलिए मैप में मैं आप लोगों को दिखा देती हूं कि लेटराइट सॉइल कहां पर है। ये देखिए मैंने बोला हाई रेनफॉल, तो हाई रेनफॉल इंडिया में कहां होता है? मेघालय वाले, चेरापूंजी वाले पार्ट में। तो वहां तो ऑब्वियस सी बात है कि यही लेटराइट सॉइल ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा पार्ट देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा आप लोग आ जाइए यहाँ वाले एरिया में, ठीक है ना, यहाँ वाले उड़ीसा वाला एरिया जो है आप लोग को देखने को मिल गया। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला था असम और उड़ीसा का हिली पार्ट, तो देखिए यहाँ पर असम वाला हो गया, यहाँ पर उड़ीसा वाला हिली पार्ट हो गया, और यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये हो गया तमिलनाडु वाला पार्ट। सारे पैचेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पता है। देखिए यहाँ राजस्थान जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिल गया। तो हाई टेम्परेचर पता है, हाई रेनफॉल पता है, और आपको क्या पता चल गया? हिली एरियाज ऑफ असम एंड उड़ीसा, और आपका वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा पार्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ क्या मिलेगी आपको? लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, लेकिन अपने डाउट्स को अपने अंदर तक नहीं रखेंगे। जब डाउट्स को बाहर निकालोगे ना, तब जाके आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, दैट इज एरिड सॉइल। देखिए एरिड सॉइल और जो फॉरेस्ट सॉइल है, उन सॉइल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा बताने के लिए, लेकिन एक क्लासिफिकेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉइल भी इंडिया में देखने को मिलती हैं। एरिड सॉइल की अगर मैं बात करूं तो एरिड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली ड्राई। एरिड का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली ड्राई, जो चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। यानी कि एरिड सॉइल कौन सी सॉइल हुई? जो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा लूज होती है, उस सॉइल को हम लोग एरिड सॉइल बोलते हैं। इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैंडी होता है और सेलाइन इन नेचर। ये नेचर में बहुत ज़्यादा सेलाइन होती है, इतनी ज़्यादा सेलाइन होती है कि आप जो है नमक निकाल सकते हो, कॉमन सॉल्ट इससे आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से ये सेलाइन होती है। एवापोरेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर मेजर क्रॉप्स कोई नहीं उगाई जाती हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ड्रिप इरीगेशन जो थोड़ी बहुत खेती होती है वो इसी प्रोसीजर से होती है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में बारिश तो नहीं होती है। जो भी थोड़ा बहुत पानी रहता है दूर दूर से लोग लेके आते हैं, तो ड्रिप इरीगेशन की मदद से थोड़ी बहुत जो खेती है वो उस एरिया में की जाती है। वेस्टर्न एरिया, जैसलमेर वाला जो एरिया है, वहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। क्या बिल्कुल रेत वहीं पे देखने को मिलती है ना, तो वो वाला एरिया क्या होता है? एरिड सॉइल वाला एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट सॉइल की, किसकी? फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन सॉइल। अब आपसे कोई पूछे कि माउंटेन सॉइल क्या होती है तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल एक ही होती है। ठीक है, जितना भी माउंटेन वाला ऊपर का पार्ट है वो सारा फॉरेस्ट सॉइल से कवर है, जहाँ पर जो है इस तरीके का वेजिटेशन देखने को मिलता है। रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको यही सॉइल देखने को मिलेगी। ये सॉइल जो है इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं, लाइक आप थोड़ा नीचे वाले पार्ट में आओगे, ये देखिए माउंटेन्स के आप नीचे वाले पार्ट में आओगे ना, नीचे वाले पार्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी लाइम और सिल्टी देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं ऊपर वाले आप स्लोप पर जाओगे तो यहाँ काफ़ी कोर्स ग्राइंड मिलेगा, यानी कि काफ़ी खुरदुरी मिट्टी मिलेगी, काफ़ी बड़े कंकर्स आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न वही सेम कि नदी जब नीचे आ रही है बह के, तो अपने साथ लाइमी और सिल्टी जो है वो तो लेके आ रही है, साथ में रनिंग वाटर के साथ बह के आ रहा है, लेकिन ऊपर जो कोर्स मिट्टी है वो ऊपर ही रह गई, खुरदुरी मिट्टी जो है वो ऊपर ही रह गई, क्योंकि वो पानी के साथ बह के जो है वो नहीं आ पाई। ठीक है,
तो इसमें जो है इस वाली मिट्टी में जो है वो डेन्यूडेशन का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। डेन्यूडेशन से रिलेटेड क्या है, मतलब क्या है डेन्यूडेशन का मतलब, देखिए जब ग्लेशियर्स जो है इसके साथ जाते हैं तो लैंड से होता है फ्रिक्शन, जिससे कि डेन्यूडेशन का प्रोसेस होता है। ये मिट्टी कई बार टूट जाती है, बहुत ज़्यादा छोटे ग्रैन्यूल्स में जो है बट जाती है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग समझ गए हैं कि फॉरेस्ट क्या होती है, फॉरेस्ट जो सॉइल है वो क्या होती है और कहाँ देखने को मिलती है। ये मैं आप लोगों को मैप में ज़्यादा अच्छे से बता देती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। देखिए एरिड सॉइल जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था वेस्टर्न राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है एरिड सॉइल। कौन सी? एरिड सॉइल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फॉरेस्ट सॉइल की, तो जम्मू कश्मीर वाला पूरा पार्ट, क्योंकि भाई आप लोग को पता है कि यहां पर ही क्या है, यहां पर क्या मिलता है आपको देखने को, यहां पर पूरा माउंटेन्स वाला पार्ट है, सिक्किम वाला पूरा पार्ट माउंटेन वाला पार्ट है, और यहां अरुणाचल प्रदेश के नर्दर्न वाला पार्ट, ये भी पूरा क्या है, हिमालयाज, मतलब पूरा माउंटेन्स वाला पार्ट है। और यहाँ इस वाले पूरे पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। इसी के साथ आप लोग का फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, इसी के साथ जो है आप लोग का सॉइल्स का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। ये मल्टीपल सॉइल्स जो आप लोग को देखने को मिलती हैं इंडिया में, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, जिसे हम लोग माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है आप लोग का सॉइल का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के, इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव तक हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि है सॉइल इरोजन। क्या है? सॉइल इरोजन। हम लोगों ने सॉइल को एक रिसोर्स के तौर पर पढ़ा। मैंने आप लोगों से कहा कि सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये बनती है बिगड़ती रहती है, लेकिन इसमें एक बैलेंस होता है। ये अगर अपने आप को बिगाड़ रही है, बना भी रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो ऐसा नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक आपके पास मिट्टी नहीं रहेगी। प्रकृति का अपना एक बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस जो है वो हमेशा बना रहता है। बट इस बैलेंस को कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन होता क्या है। तो मृदा अपरदन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन, यानी कि सॉइल का डेन्यूडेशन, the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। यानी कि मिट्टी का ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की, उसका पूरी तरीके से वॉश ऑफ हो जाना, पूरी तरीके से उसका कटाव हो जाना और उसका बह जाना, वो क्या कहलाता है, वो सॉइल इरोजन कहलाता है। मिट्टी का कटाव हुआ और वो फिर वॉश ऑफ हो गई, ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर जो है वॉश ऑफ हो गई, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वही वॉश ऑफ हो गई तो वो सॉइल किसी काम की नहीं बचती, वो सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, वेस्ट लैंड हो जाती है। जैसे चंबल वाला एरिया जो है, चंबल वाला जो एरिया है, चंबल रिवर वाला एरिया, उसे वहाँ पर उस लैंड को क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवाइंस। ठीक है ना। वो बैड लैंड हो जाती है, वेस्ट लैंड हो जाती है, उस लैंड पर फिर खेती नहीं होती है। ठीक है। इरोजन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि गली इरोजन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है गली इरोजन, ये है गली इरोजन। गली इरोजन से मतलब क्या है? देखिए गली इरोजन से मतलब है जब रनिंग वाटर आ रहा है और उसने जो है मिट्टी का इतना ज़्यादा कटाव शुरू कर दिया है कि खड्डे जैसे बनना शुरू हो गए हैं, मिट्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है ना, खड्डे बन गए हैं, यानी कि जो नदी बह के आ रही है वो दो पार्ट्स में बन गई, बीच में जो है खड्डे जैसी आकृति बन गई, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, गली इरोजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गली इरोजन। और वहीं अगर मैं शीट इरोजन की बात करूं, किसकी? शीट इरोजन की। शीट इरोजन में जब बड़े पार्ट पर पूरा का पूरा पार्ट जो है टॉप मोस्ट लेयर उसकी वॉश ऑफ हो जाती है, तो उसे हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। जो बड़े पार्ट पर देखने को मिलता है वो शीट इरोजन हो जाता है। ठीक है। अब जो है मैंने आप लोग को बताया कि कुछ एक्टिविटीज जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या है? कुछ नेचुरल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं और कुछ ह्यूमन भी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर मैं बात कर लूं, किसकी? ह्यूमन एक्टिविटीज की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लैंड डिग्रेडेशन में बताया था ना कि ये कॉजेज हैं, वही सेम कॉजेज यहाँ पर रहेंगे, जिसपे अगर मैं बात करूँ तो डिफॉरेस्ट्रेशन,
डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों भाई? फॉरेस्ट की पेड़ जो होते हैं वही मिट्टी को बांध के रखते हैं। जब मिट्टी लूज होती है तभी तो वाटर के साथ फ्लो होती है या फिर किसी भी नेचुरल फोर्स के साथ फ्लो होगी। जब उसे बांधने वाली चीज होगी तो वो फ्लो क्यों होगी? लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसी का कारण जो है वो क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मैम ओवर ग्रेजिंग हम लोग थोड़ी करते हैं, वो तो जानवर करते हैं। तो जानवरों को लेके पहुंचता कौन है? जानवरों को छोड़ता कौन है? हम इंसान ही छोड़ते हैं ना, इसलिए इसे ह्यूमन एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माइनिंग की अगर मैं बात कर लूं, माइनिंग की अगर बात की जाए, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो सारी चीजें जो है किस में आती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज में आती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोड होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद कुछ नेचुरल फोर्स होती हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं विंड की बात करूं, मैं वाटर की बात करूं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, ये सारे वो फैक्टर्स जो कि सॉइल को इरोड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। विंड जो है मतलब मिट्टी कहीं लूज है, हवा बहुत तेज चल रही है तो मिट्टी पूरी उड़ा दी विंड ने, है ना, तो टॉप मोस्ट जो लेयर है वो उसकी पूरी की पूरी उड़ गई। उसी तरीके से वाटर होता है, रनिंग वाटर, हम लोगों ने काफ़ी जगह देखा कि कई सॉइल्स का जो फॉर्मेशन है वही रनिंग वाटर्स की वजह से हो रहा है। तो आप लोग कहोगे कि मैम इरोड कैसे हो रही है? इरोड क्यों नहीं होगी? जब आपने किसी जगह देखा, जैसे गली इरोजन में देखा आपने कि कहीं किसी जगह से छोटी लेक या फिर नदी बह रही है, वहाँ से जो है ऊपर से टॉप मोस्ट लेयर को पूरा वॉश ऑफ कर दिया उसने, तो वहाँ से तो वो इरोड कर रही है ना, इरोड कर रही है ना वहाँ से। तो वही एक फैक्टर हो सकता है। यही सेम चीज़ जो है वो ग्लेशियर्स के साथ होती है। ग्लेशियर्स में डेनिडेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने कॉजेज़ की बात कर ली, अब हम लोग सेफ्टी मेजर्स की बात कर लेते हैं, सॉइल कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला जो पार्ट है वो है हमारा कॉन्टर प्लोइंग। क्या है? कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब ये होता है, देखिए पहली बात तो ये जो स्लोपी एरिया होते हैं, माउंटेन वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर होती है, वहाँ पर जो है स्लोप्स के साथ साथ जो है वो प्लोइंग की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है। जब पहाड़ों के ऊपर खेती होती है तो जो स्लोप्स होते हैं उसके हिसाब से ही जो है क्या की जाती है, वो जुताई की जाती है, ताकि वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो और पानी वगैरह जो है अगर वाटर फ्लो हो तो उससे जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सके, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो टेरेस कल्टीवेशन। क्या है? टेरेस कल्टीवेशन। आप सभी लोगों ने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेती। यहाँ पर जो है माउंटेन्स को काट कर जो है वो सीढ़ी जैसी आकृति देती जाती है। कैसी? सीढ़ी जैसा इसको जो है आप लोग एक इसे शेप दे देते हैं। तो क्या होता है, जब आप हर एक पार्ट पे खेती करते हैं और पानी देते हैं तो पानी जो है डायरेक्टली स्लोप की तरह नीचे नहीं जाता, नीचे नहीं फिसलता, जिस वजह से सॉइल का इरोजन होने से बचता है और हर पार्ट पर पानी जो है वो प्रॉपरली लगता है, ठीक है ना। हर पार्ट पर पानी भी प्रॉपरली लग जाता है और सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। क्योंकि अगर यहीं इसी एरिया में आप सिंपल ऐसी खेती कर दोगे और ऊपर से पानी दोगे तो वो सारी की सारी मिट्टी जो है वो बह के नीचे चली जाएगी और आपकी कोई भी एग्रीकल्चर आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ स्ट्रिप क्रॉपिंग की, ये क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग से मतलब ये है कि डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स उगा दी। कहने का मतलब एक लाइन जो है वो कोई क्रॉप उगा दी, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दिया, फिर किसी तरह की क्रॉप उगाई जिसकी हो सकता है लेंथ थोड़ी बड़ी हो, फिर आपके पास कुछ हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है, इससे विंड का जो फोर्स होता है ना वो डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? विंड का फोर्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। जो मैं कहूँ सॉइल इरोजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। सॉइल इरोजन इस मेथड से रोका जाता है। लेकिन ये जो है वो बड़े बड़े फार्म्स पर ही काम करता है। आपका छोटा सा खेत है, आप उस पर स्ट्रिप क्रॉपिंग करके क्या ही खेती कर लोगे और क्या ही आप कल्टीवेशन करके उसमें से प्रॉफिट कमा लोगे। तो ये बड़े बड़े खेतों पर होते हैं, ये छोटे छोटे फार्म्स पर परफॉर्म नहीं की जा सकती। लास्ट अगर मैं बात करूँ कल्टीवेशन, अगर सॉइल इरोजन से बचने के लिए सॉइल कंजर्वेशन के मेथड के बारे में, तो दैट इज शेल्टर बेल्ट्स। क्या है? शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका कोई भी खेत है, फार्म है आपका,
ठीक है। अब फार्म के आसपास मान लीजिए खुला एरिया है, अब उस खुले एरिया में आई हवा और फिर एक चपेट मार के जो है वो सब निकल के चली गई, सारी आपकी जो भी क्रॉप थी वो सब लेट के फ्लैट हो गई, इतनी तेज हवा थी, तो आपकी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई ना। तो शेल्टर बेल्ट्स यहाँ पर क्या काम करती हैं कि चारों तरफ जो है वो पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे जो विंड का प्रेशर है, डोमिनेंट विंड जो है उसका प्रेशर जो है वो पेड़ झेल लेते हैं और आपकी जो क्रॉप्स हैं वो बच जाती हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रेटा बैरियर देखने को मिल रहा है कि पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े पेड़ लगा दिए, ठीक है ना। लेकिन आप 3 स्ट्रेटा नहीं, आप 1 स्ट्रेटा करोगे तो वो भी चलेगा। आप चारों तरफ जो है वो पेड़ लगा दीजिए, जिससे कि आप अपनी क्रॉप्स को बचा सके, आपकी सॉइल का जो इरोजन है वो होने से बचे, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो डोमिनेंट विंड होगी वो डायरेक्टली आपके फार्म पर आएगी और वो सॉइल के साथ साथ आपकी क्रॉप को भी उड़ा के ले जाएगी, है कि नहीं। तो ये कुछ कंजर्वेशन मेथड है जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, कुछ मेथड्स आप लोगों को बताए गए हैं। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं शॉर्ट्स के जरिए जो है आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को डाउट्स क्या हैं। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। पूरी कोशिश करूंगी कि हिस्ट्री लाने की कोशिश करूं, मेरी पूरी इच्छा यही है कि हिस्ट्री का चैप्टर आए। बाकी देखते हैं क्या नया चैप्टर हम लोग लेके आते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।